अभी हमारे बीच में प्रोफेसर हरीश वर्मा है, जो आप लोगों को आप लोग उनको जानते हैं, जानते नहीं जानते? वो भाषण देते थे, सबको हिला देते हैं, हंसा हंसा के ऐसे करते हैं कि आपको हास्यासन भी हो जाएगा, ठीक है। और वो इतना बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट कहते हैं कि उनके बारे में मैं क्या कहूँ। और वो पूरा भारत में यशस्वी है, और भारत के जितना भी तुम्हारे जैसा नौजवान है सब उनको जानते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रोफेसर वर्मा जैसा हो और हमारे देश को रोशन करो, क्योंकि उनके जैसा हमारे पास अभी करीब 50-60 हो जाते तो हमारा भारत सुधर जाएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो उनके ज्ञान के बारे में मैं जितना भी कहे उतना कम है, तो इसलिए हम कुछ कहेंगे नहीं। अभी मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर वर्मा को जो वो टॉक दे, द कैलकुलस, आपका टॉपिक है कैलकुलस, दैट वाज द सीड ऑफ कैलकुलस was germinated in ancient India, but right, but that अब टॉपिक टाइटल नहीं थी उसका वही है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवी प्रसाद मिश्रा जी। ये बढ़िया मौका है मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने का। इस वार्ता को तैयार करने के क्रम में मैंने बहुत सारा गणित सीखा, बहुत सारा गणित का इतिहास सीखा, और ये एक बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और आज उसको आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तो शायद आप भी उसमें से कुछ निकाल सकेंगे। मैं न इतिहास का बहुत अच्छा ज्ञाता हूँ और न ही गणित का बहुत अच्छा ज्ञाता हूँ, न ही संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञाता हूँ, और न ही मलयालम का बहुत अच्छा ज्ञाता हूँ। इसलिए जो कुछ मैं कहूँगा वो इस पर आधारित होगा कि जो ये ज्ञाता लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इन्होंने क्या कहा है, और वो अगर कहीं किसी जर्नल में पब्लिश्ड हुआ है, रेफरेड जर्नल में पब्लिश्ड हुआ है, तो वो मेरा आधार होगा कि हाँ वो बात हम कह सकते हैं। तो ये सारे ओरिजिनल टेक्स्ट मेरे पढ़े हुए नहीं हैं, और जहाँ भी ये पब्लिश्ड हुई हैं किताबों में या जर्नल्स में, हिस्ट्री जो साइंस की हिस्ट्री के जर्नल्स होते हैं उनमें, वहाँ से ये हमने सारा मटेरियल लिया है। ये टाइटल बहुत अजीब सा है, और जब हमने अपना टाइटल डॉक्टर मिश्रा जी को प्रेषित किया था कि ये मेरे टॉक का टाइटल होगा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि ये इतना अजीब सा टाइटल है, ये ऐसा कैसा टाइटल है। तो उन्होंने थोड़ा टाइटल को बीच में ब्रेक कर दिया। टाइटल मेरा पूरा था, फुल सेंटेंस था, उन्होंने बीच में ब्रेक कर दिया कि इसके बाद हम डॉट 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 डाल देते हैं, इसके बाद आप अपना टॉक में संभाल लीजिएगा। तो ये जो कैलकुलस नाम की चीज़ है बहुत प्यारी चीज़ है। सबसे पहले तो बहुत ही प्यारी चीज़ है। अगर आप याद कीजिए कैसे कैसे पढ़ते हैं हम, तो बिल्कुल जब बचपन में होते हैं, ग्रेड 1 क्लास 1 जहाँ से भी पढ़ाई शुरू करते हैं, तो उस समय में हमें पढ़ाया जाता है, वो पहाड़े रटाए जाते हैं और जोड़ना सिखाते हैं और भाग देना, फिर भिन्न और दशमलव और एरिथमेटिक हमें सिखाते हैं शुरू से, और क्लास 1 से क्लास 5 तक यही सब चलता रहता है, जोड़ना घटाना गुणा करना, और 2 अंकों की संख्या 5 अंकों की संख्या, सम है विषम है, ऐसा वैसा, ये अरिथमेटिक हमारा सबसे पहले चलता है। ग्रेड 8 में जब हम आते हैं तो अलजब्रा शुरू होता है, एक्स और वाई घुस जाते हैं बीच के अंदर में, ए भी आ जाते हैं, a+b² आ जाता है। तो अंकों से हट करके हम अक्षरों में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ भाषा का इनपुट हो रहा है, जो अंकों का गणित हो रहा था उसकी जगह अब कुछ भाषा का गणित हो रहा है, कुछ एक्स का, कुछ वाई का, कुछ ए का, कुछ बी का, क ख ग, एक इस तरीके का चलता है। वहाँ से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, उसी में ज्योमेट्री भी आती है,
और ज्योमेट्री भी उसी बीच में कहीं पर आ जाती है, 1 से 8 के बीच में कहीं पे। और फिर जब हम 11वीं क्लास में पहुंचते हैं, याद कीजिए, जब हम 11वीं क्लास में पहुंचते हैं तब हमें कैलकुलस का पहला दर्शन होता है। और कभी कभी वो फिजिक्स की क्लास में दर्शन होता है पहले, और गणित की क्लास में दर्शन होता है बाद में, क्योंकि गणित में साधारणतः इसको क्लास 12 में पढ़ाते हैं। 11 में आजकल बहुत हाल के दिनों में थोड़ा सा 11 में भी शुरू किया गया है। लेकिन मेरे जैसे फिजिक्स के जो शिक्षक हैं उनका तो काम नहीं चलता बिना कैलकुलस के। वो तो शुरू ही करते हैं, गति जहाँ बस पढ़ाई उन्होंने, मोशन जहाँ पढ़ाया उन्होंने, तो उनको वेलोसिटी चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए और फोर्स चाहिए। और जहाँ ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आई, कैलकुलस का काम शुरू हो गया। लेकिन बहुत ही अलग किस्म का, बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है ये। बहुत सारी आपके इमेजिनेशन को ये चैलेंज करता है। काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट भी है, काफ़ी सारा इमेजिनेशन इसके लिए चाहिए, काफ़ी सारी समझ चाहिए। एक बहुचर्चित परिभाषा है कैलकुलस के अंदर में, लिमिट की परिभाषा है, और उसको लोग कहते हैं क्या, however small delta you can find an epsilon और वगैरह वगैरह। एप्सिलॉन डेल्टा के अंदर में वो लिमिट की परिभाषा है। मैं जब यहाँ IIT में विद्यार्थी था तो तमाम जो दूसरे विद्यार्थी यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते थे, JEE पास करके सब कुछ करके, वो आने के बाद सब यही चर्चा किया करते थे कि किसी को एप्सिलॉन डेल्टा वाला डेफिनेशन समझ में आ गया क्या। किसी को समझ में नहीं आता था वो एप्सिलॉन डेल्टा वाला। तो मुझे चूँकि समझ आ गया था तो मैं बहुतों को समझाया करता था एप्सिलॉन डेल्टा वाला समीकरण, और इसके कारण से मेरी साख बड़ी अच्छी बनी थी कि हाँ ये देखो, ये एक आदमी है जिसको एप्सिलॉन डेल्टा वाला फंक्शन भी पता है। तो बहुत ही अच्छा है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस के हिस्से हैं। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं हम, फील्ड पोटेंशियल करते हैं, वो सब जगह पे इंटीग्रल कैलकुलस आता है। और एक तीसरी ब्रांच भी है जिसको डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, उसके अंदर में दोनों ही आते हैं। तो साधारणतः आप डिफरेंशियल कैलकुलस को समझिए कि रेट ऑफ चेंज के ऊपर केंद्रित है, और इंटीग्रल कैलकुलस को समझिए कि आप ये लिमिट ऑफ समेशंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इसके ऊपर, उससे ये संबंधित है। आप नीचे एक समीकरण देख रहे हैं, पहचान रहे हैं इसको? ये जो समीकरण है क्वांटम मैकेनिक्स का मूल समीकरण है। ये जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स का मूल समीकरण है फोर्स बराबर ma या मास m इंटू d2x/dt² बराबर f, वैसा ही ये क्वांटम मैकेनिक्स का मूल समीकरण है ये। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन ने क्या क्या चीज़ें हमें नहीं दी हैं, इस क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या क्या चीज़ें हमें नहीं दी हैं, आप कुछ भी कल्पना कर लो, ये क्वांटम मैकेनिक्स के बिना आज की ज़िंदगी चलने वाली है नहीं। आप सोलर पैनल ले लो, आप LED बल्ब ले लो, कुछ भी ले लो, आप मोबाइल फ़ोन ले लो, व्हाट्सअप, फेसबुक, कुछ भी ले लो, इस समीकरण के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो वो तो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दोनों शामिल है, वो तो करने ही करने पड़ेंगे। अब प्रश्न है कि हु ओन्स द क्रेडिट। ये जो जबरदस्त गणित की शाखा है, ये किसने इन्वेंट की, किसके दिमाग में इस तरह की बड़ी बातें आई। तो उसके लिए जो 2 बड़े इनाम हम जानते हैं, जो हमें पढ़ाए गए हैं कि कैलकुलस किन्होंने ईजाद किया, वो 2 नाम हैं। ये पहचान रहे चित्रों से पहचान रहे। पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है सर आइजक न्यूटन का, और दूसरा लेबनिज का। वेरी गुड। ये एक अंग्रेज और दूसरे जर्मन, और लगभग एक ही कालखंड के, और कहते हैं कि इन दोनों ने ही कैलकुलस का इजाद किया, कैलकुलस को इन्वेंट किया।
इनमें आपस में कितनी चर्चा होती थी नहीं होती थी, इन सब के ऊपर काफ़ी विवाद है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये दोनों बहुत ही प्रखंड प्रतिभा के धनी थे। दोनों ही बहुत ही प्रखंड प्रतिभा के धनी थे। न्यूटन को आप जानते हैं, कथा प्रचलित है उनकी कि वो क्या सेव ये कथा जो है वो न्यूटन के साथ भी अन्याय है। 23 साल तक सेव गिरता देखते रहे, तब समझ नहीं आया। 23 साल के बाद जाकर समझ आया कि वो धरती सेव को खींच रही है। ये न्यूटन के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। न्यूटन को इतना कम करके नहीं आंकना चाहिए कि उनको सेव गिरने का और धरती द्वारा सेव को खींचने का संबंध स्थापित करने के लिए 23 साल की उम्र तक सेव गिरता हुआ देखना पड़े, इतना भी वो मंद बुद्धि नहीं थे। और उनके साथ भी अन्याय है जिन्होंने न्यूटन के पहले सेव गिरना देखा था। और पता था जिनको कि ये धरती खींच रही है इसीलिए सेव गिर रहा है। लेकिन कौन सी बड़ी बात है, कहने की क्या जरूरत है, पेपर पब्लिश करने की क्या जरूरत है इसमें। उन्होंने पेपर पब्लिश नहीं किए भाई साहब, तो ये कथा जो है सो न्यूटन के नाम हो गई। लेकिन उनका जीनियस है कि सेव के गिरने का जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, और चंद्रमा का धरती के चारों बगल लगभग वृत्ताकार पथ में घूमने का जो त्वरण है, ये दोनों एक्सेलरेशन एक ही रूल से गवर्न हो रहे हैं। न्यूटन ने इस बात का इजाद किया था और इसलिए वो महान है। वो प्रखंड प्रतिभा के धनी इसलिए हैं कि धरती पर गिरती हुई वस्तुएं और उनकी गति, उनका त्वरण, और कहाँ चंद्रमा कितने लाख किलोमीटर दूर धरती से, उसके चलने का जो त्वरण है वृत्ताकार रास्ते में, वो दोनों एक ही रूल से गवर्न होते हैं। और वो रूल है F बराबर G, कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसमें संबंध स्थापित कर पाना, ये है न्यूटन का असली जीनियस, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारा काम किया, प्रकाश पे बहुत सारा काम किया, टेलीस्कोप बनाया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरीके से लिबनिज का भी अगर आप देखेंगे, वो भी अखंड प्रतिभा के धनी रहे हैं। 12 साल की उम्र में कहते हैं कि वो जो ग्रीक मैथमेटिशियंस ने जितना जो कुछ मैथमेटिक्स पर इजाद किया था, वो जितना लिटरेचर था, वो सब 12 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ करके समझ लिया था। और 14 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। और उसके बाद वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद जब उन्होंने डॉक्टरेट प्रोग्राम में पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी में नामांकन करना चाहा, तो उनको इसलिए नामांकन नहीं मिला, लॉ में करना चाहते थे वो पीएचडी, कि उनकी उम्र कम थी। इतने छोटे बच्चे को पीएचडी कैसे कराया जाएगा, यूनिवर्सिटी ने उनको इजाज़त नहीं दी। मगर उन्होंने खुद से अपनी थीसिस लिखी उसी उम्र के अंदर में, और उस थीसिस को उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के सामने प्रेजेंट किया। और वो प्रोफेसर्स इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने सारे नियम कानून एक तरफ रख करके इनको उसी थीसिस के आधार के ऊपर पीएचडी की डिग्री दी। ऐसे प्रतिभा के धनी लिबनिज। तो ऐसे महान लोगों के द्वारा कैलकुलस का इजाद हो, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मगर दोनों ने अलग अलग काम किया। किसी ने 3 साल पहले पब्लिश किया, किसी ने 3 साल बाद पब्लिश किया। किसी ने कहा कि 3 साल बाद मैंने ज़रूर पब्लिश किया, लेकिन मैंने निकाल तो पहले ही लिया था। तो ये जो झमेला है ओनरशिप का, ये चलता रहा। ये 2 महान लोग इसमें बहुत समय तक ब्लेम और क्लेम की राजनीति में उलझे रहे। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होता रहा किसने कैलकुलस का इजाद किया।
कैलकुलस चीज़ ही ऐसी है। छोटी मोटी चीज़ होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन कैलकुलस चीज़ ही ऐसी है, उसकी ओनरशिप कौन छोड़ देगा। मगर हमारे लिए जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि हम तो ज़ीरो और इन्फिनिटी दोनों के मास्टर रहे हैं। ये ज़ीरो और इन्फिनिटी हमारे जन मानस के अंदर में, हमारे सभी फिलॉसफीज़ के अंदर में कूट कूट करके भरा हुआ है। हमसे ज़्यादा कौन जानता है ज़ीरो को और हमसे ज़्यादा कौन जानता है इन्फिनिटी को। जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। ये हम ज़ीरो के हम मास्टर हैं। ज़ीरो के साथ हमने इतना समय बिताया है सहस्त्राब्दियों से, हजारों सालों से। अनंत के हम मास्टर है, अनंत के हम मास्टर, इन्फिनिटी के हम मास्टर है। हमारी किसी फिलॉसफी में आप देख लें, बड़ी बड़ी संख्याएं, बड़ा बड़ा विस्तार, समय का विस्तार हो, स्थान का विस्तार हो। इन्फिनिटी के साथ इतना समय बिताया है हमने, इन्फिनिटी को अपने दिमाग में इतना घुसाया हुआ है हमने। महाभारत के समय युद्ध क्षेत्र के अंदर में अर्जुन को जब गीता का पाठ पढ़ा रहे थे 18 अध्याय, और कौरव पांडव सभी सेना इंतजार कर रही थी कि जब इनका पाठ खत्म हो जाएगा तब युद्ध शुरू होगा, और अर्जुन के भ्रम दूर नहीं हो रहे थे, तो कहते हैं कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। और तब अर्जुन ने देखा कि कृष्ण के मुंह के अंदर में अनंत विश्व समाये हुए हैं, यूनिवर्स समाये हुए हैं। तो एक छोटे शून्य के अंदर में अनंत यूनिवर्सेस को समा देना, ये भारतीय सोच का हमेशा से हिस्सा रही है, हजारों सालों से हिस्सा रही है। क्या हमें नहीं सूझा कि ये इनफाइनाइटेसिमल और ये लिमिट और ये इंटीग्रेशन, ये इन्फिनिट सीरीज, इन्फिनिट चीज़ों को जोड़ना, ये हमारे जहन में क्यों नहीं आया? ये एक सवाल उपजता है। और ये सारी जो मैंने आज का जो मटेरियल इकट्ठा किया है वो इसी के लिए इकट्ठा किया है। और हम देखते हैं कि ये जो बीज हैं, कैलकुलस के सीड्स हैं, ये कहाँ कहाँ हमें दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। ये देखिए, आर्यभट्ट हमारे 5वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ, एस्ट्रोनॉमर, आर्यभट्ट के नाम से सभी परिचित हैं। उन्होंने किताब लिखी जो अभी सुरक्षित है, आर्यभट्टीय नाम की। उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, गणित भी है, त्रिकोणमिति भी है, क्षेत्रमिति भी है, और एस्ट्रोनॉमी भी है, बहुत कुछ है। उसमें एक श्लोक है, और ये श्लोक आपके स्क्रीन पर है। आप अगर संस्कृत जानते हैं तो इसका अर्थ बता सकते हैं क्या? हिंदी जानते हैं तो इसका अर्थ बता सकते हैं क्या? अंग्रेजी जानते हैं तो इसका अर्थ बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये संस्कृत में भी नहीं है, ये हिंदी में भी नहीं है, ये किसी भी भाषा में नहीं है, ये आर्यभट्ट की अपनी भाषा है। और आर्यभट्ट की ये जो भाषा है बड़ी विचित्र सी, मखी भखी खखी धकी, इसको कैसे डिकोड करना है ये इन्होंने इसी किताब में पहले बताया हुआ है। सौभाग्य से उन्होंने ये जो आर्यभट्टीय किताब है उसका जो पहला हिस्सा है उसके अंदर में ये बताया हुआ है कि जब मैं भखी लिखूं तो क्या समझना, धकी लिखूं तो क्या समझना। तो उससे जब हम करते हैं तो ये 24 संख्याएं हैं। ये 24 संख्याएं हैं, और ये 24 संख्याएं क्या हैं? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के अंतराल को, कोण के अंतराल को 24 भागों में बांट दीजिए, 24 बराबर भागों में बांट दीजिए। तो 3 डिग्री और 3.25 डिग्री, 3 डिग्री 45 मिनट का एक एक इंटरवल होता है। तो वो उतनी जगह पर आप संख्याएं लिख लें,
और अगर आप उसका साइन निकालें, साइन मतलब प्लस माइनस वाला साइन नहीं, साइन कॉस वाला साइन, उन एंगल्स का अगर आप साइन निकालें और हर एक साइन को पिछले साइन से घटा करके उसका डिफरेंस निकालें, तो ये 24 संख्याएं जो हैं वो 24 डिफरेंसेस होंगे। 0 से 90 डिग्री तक के इंटरवल को अगर 24 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितनी संख्याएं मिलेंगी? 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, और 24 भागों में बांटा बराबर भागों में, तो कुल कितनी संख्याएं मिल गई? 25 मिल गई। और जब हम डिफरेंसेस करेंगे, दूसरे से पहले को घटाएंगे, तीसरे से दूसरे को घटाएंगे, 25वें में से 24वें को घटाएंगे, तो हमें 24 डिफरेंसेस मिलेंगे। वो 24 डिफरेंसेस हैं। ये जो लिखा हुआ है वो संख्याएं लिखी हुई हैं, और इसको आप डिकोड करेंगे, जब उसका टेबल बनाएंगे, टेबल बना करके अपनी तरफ से लिखेंगे, आर्यभट्ट ने तो नहीं लिखा, तो ऐसा कुछ टेबल वो बनेगा। ये जो मक्खी भक्की हैं उसके अर्थ ये सब आ रहे हैं, 225, 224 ये सब अर्थ आ रहे हैं। ये जो साइन मैं कह रहा हूँ, आर्यभट्ट ने हर एक साइन को एक बड़ी सी संख्या से गुना करके यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब भक्की मक्खी में, और वो बड़ी संख्या है 3438, 3438, उससे गुना करके लिखा है, इसीलिए इतना बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है ये। हाँ, साइन तो हमेशा एक से छोटा होता है, यहाँ 225 और क्या क्या दिख रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज उन्होंने उस से गुना किया हुआ है। अब ये जो डिफरेंसेस हैं, उन्होंने कैसे लाया ये डिफरेंसेस, वो हम अभी चर्चा करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन डिफरेंसेस से अगर आप जोड़ जोड़ करके साइन कंस्ट्रक्ट कर लीजिए सभी 24 चीज़ों का, तो वो साइन आप ये अंत से पहले वाला कॉलम है उसमें आप उसको पाएंगे। ये जो अंत से पहले वाला कॉलम है, इसमें जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो दरअसल उन एंगल्स पर उसका साइन है। 25 जगह पर वो साइन आप देख रहे हैं, और अंतिम कॉलम जो है वो हमारे कैलकुलेटर से निकाला हुआ साइन है। और आप मिलान करिए उसको, उसमें जो फ़र्क है वो 1%, 1.5% से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं है। तो अच्छी टेबल बनाई, हमें लगता है कि अच्छी टेबल बनाई, लेकिन आर्यभट्ट के जो आगे आने वाले गणितज्ञ थे उन्हें लगता था कि ये अच्छी टेबल नहीं है। हाँ, इतना एरर हो रहा है। ये टेबल क्यों बनाई आर्यभट्ट ने? ये टेबल बनाने का ख्याल क्यों आया उनको? इसलिए कि ये जो साइन के वैल्यूज़ हैं, ये चाहिए थे उनको ग्रहों की गणना करने, गति की गणना करने में। ग्रहों की गति की ठीक गणना करने के लिए ये साइन के वैल्यूज़ चाहिए थे, इसलिए उन्होंने ये टेबल बनाई और इसलिए उन्होंने साइन बनाया। अब आगे आने वाले जो दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स रहे, उन्हें भी वही गणनाएं करनी थी। तो साइन का वैल्यू तो जितना एक्यूरेट मिलेगा उतने ग्रहों की गणना एक्यूरेट होगी और उतने प्रेडिक्शंस ठीक होंगे। तो उन्हें समझ आया कि नहीं, इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो आगे आने वाले लोगों ने इसमें और भी सुधार किया। ये तो अभी 1% के करीब का एरर मिलता है, और जो इसके बाद वाले गणितज्ञ लोग हैं उन्होंने इसको और भी ज़्यादा सुधार किया है। लेकिन जो रोचक बात है वो ये है कि ये कैसे ये डिफरेंसेस लाते हैं, ये भी उन्होंने बताया हुआ है उसी किताब के अंदर में। और ये जो पैराग्राफ अंग्रेज़ी में मैंने उठाया है वो ट्रांसलेशन है उस पर्टिकुलर श्लोक का, जिसमें उन्होंने वो प्रोसेस बताया है कि ये कैसे हम डिफरेंसेस कैलकुलेट करते हैं। और ये मैंने कहाँ से लिया है, तो ये जो एक प्रोफेसर हैं जॉयस, क्लार्क यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक कोर्स दिया है 2005 में, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, और 2015 में ही दिया है। हाँ, अभी इसी बार दिया, इसी साल दिया, 2015 में उन्होंने ये कोर्स दिया है। कोर्स का नंबर है मैथ 105, जैसे हमारे यहाँ IIT में नंबर होते हैं MTH 103, 102, PHY 224 वगैरह, उस तरह से ये नंबर है मैथमेटिक्स के कोर्स का 105। उन्होंने जो कोर्स दिया है, उस कोर्स में पढ़ाते समय में उन्होंने उस जो यूज़ किया है, अपने क्लास नोट्स दिए हैं, वहाँ से मैंने इसको लिया है।
और ये जो कुछ भी है इसको पढ़ के आप समझने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो उलझ जाइएगा उसके अंदर में। लेकिन जो कुछ भी है उसका अगर हम आज की भाषा में इसको लिखें तो ये ऐसा कुछ निकल करके आता है, ये ऐसा कुछ निकल करके आता है। आज की जो समझने वाली हमारी भाषा है उसमें लिखेंगे तो ऐसा कुछ निकल करके आएगा। ये अभी इसी टॉक के लिए हमने इसका ये फॉर्मुलेशन किया है, इसका ये अलजेब्रा बनाया है। और आप देख रहे हैं कि इसमें साइन थीटा का जो डिफरेंस है, साइन एन एप्सिलॉन और ये साइन, ये गलत लिखा हुआ है, साइन एन माइनस 1 एप्सिलॉन पढ़िएगा ऊपर वाली लाइन में, यानी जो कंसेक्यूटिव साइंस हैं उसका डिफरेंस है वो आर साइन एन एप्सिलॉन माइनस आर साइन और उसके बाद एन माइनस 1 एप्सिलॉन, वो डिफरेंस को डीएन बोलते हैं। और उस डीएन का जो डिफरेंस है उसके लिए ये सूत्र बनता है जो उन्होंने वो पैराग्राफ लिखा है उसके अनुसार। अब ये क्यों काम करता है और कैसे काम करता है, आर्यभट्ट के अपने टेबल में कैपिटल R 3438 है और जो एप्सिलॉन है वो π/48 है। ये इस पर अभी हम लोग जूझ रहे हैं। तो मेरे बड़े भैया यहाँ बैठे हुए हैं, गणित के प्रोफेसर और बहुत विद्वान डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा जी, मैंने उनसे ये आग्रह किया है कि वो इसके ऊपर थोड़ा शोध करें कि इन फॉर्मूला से वो साइन के वैल्यू 1% से कम एरर में कैसे निकल करके आ रहे हैं, क्यों निकल करके आ रहे हैं। वो काम चल रहा है, लेकिन मजे की बात जो हम दिखाना चाहते हैं वो आप देखिए, साइन का जो डिफरेंस है वो डी है और डी का जो डिफरेंस है वो फिर से साइन है। और आप जानते हैं साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो, और फिर कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर से साइन आता है। यहां आपको थोड़ी महक आ रही होगी, आपको थोड़ी थोड़ी महक आ रही होगी। साइन का जो डिफरेंस किया है उसको उन्होंने कुछ लिखा है, हमने उसका नाम डी दिया है, लेकिन उसको जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर से देखिए वो साइन ही नजर आ रहा है मुझको। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंशियल कैलकुलस का मामला है वो इस आर्यभट्ट की पद्धति में, साइन निकालने की जो पद्धति है उनकी, एक साइन से अगला एप्सिलॉन बाद वाला साइन कैसे निकाला जाए, यही तो करते हैं ना कैलकुलस के अंदर में। एक्स पर फंक्शन का मान इतना है तो x प्लस dx पर मान कितना होगा, तो वो महक आपको इसके अंदर में आ रही होगी। और सेकंड डिफरेंस फिर से साइन का प्रोपोर्शनल हुआ है, ये इसमें से आपको नजर आ रहा होगा। साइन क्यों निकालते हैं ये मैंने आपको बताया। पाई एक दूसरी ऐसी संख्या है जिसकी बहुत ज़रूरत है इस सारे कैलकुलेशन के अंदर में। और ये देखिए, ये एक समीकरण मिलता है जिसमें कि ये आगे ब्रह्मगुप्त और इन सब के समय का ये है। U, V, W ये सब जो हैं वो प्लैनेट्स के पोजीशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, और कैसे प्लैनेट्स के पोजीशन में इसकी ज़रूरत है इस साइन के डिफरेंस की या साइन की, उसके लिए ये समीकरण बनता है। और इस समीकरण को बहुत लोगों ने यूज़ किया है। और ये जो साइन W प्राइम माइनस साइन W है, इसके पीछे बहुत सारे लोग पढ़े कि इसका मान कैसे एक्यूरेटली निकाला जाए। और उसी के क्रम में ये भास्कराचार्य भास्कर 2 जिनका कालखंड 1114 ईस्वी से और 1185 ईस्वी का बताया जाता है, यानी ये 12वीं शताब्दी होगी, आर्यभट्ट के लगभग 700 साल बाद का ये मामला है। इन्होंने बकायदा अपने श्लोक के अंदर में लिखा है कि साइन का अगर आप डिफरेंस करोगे और W प्राइम अगर अगल बगल की संख्याएं होंगी तो वो कॉस और फिर गुना ये आपको मिलेगा। ये शुद्ध डिफरेंशियल इक्वेशन का मामला है, शुद्ध डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मामला है। अगर आप साइन x प्लस dx माइनस साइन x करोगे तो वो cos x इंटू dx बनेगा। सारे बच्चे जानते हैं, सारे बच्चे करते हैं। बकायदा इसको उन्होंने न केवल लिखा है, इसको उन्होंने सिद्ध किया है। ज्योमेट्री बना करके, आर्क बना करके, वृत्त का चाप खींच करके उन्होंने सिद्ध किया है। हिंदी में इसको ज्या और इधर कॉस वाले को कोटि ज्या कहते हैं। तो उनके श्लोक में वो आता है कि हाँ, कोटि ज्या को इतने से आप गुना करोगे तो आपको ये ज्या का अंतर मिलेगा।
तो कैलकुलस तो दिखाई तो पड़ता है अपने को। याद रखिएगा, न्यूटन और लिबनिज दोनों 17वीं शताब्दी के महानतम वैज्ञानिकों में से थे, और हम अभी भी 12वीं शताब्दी में भ्रमण कर रहे हैं। ये एक इंटरपोलेशन, ये एक दूसरा कैलकुलस का एक रूप है। अगर आपको फंक्शन का फॉर्म नहीं पता है लेकिन उसके वैल्यूज पता है कहीं कहीं पर, तो बीच वाली वैल्यूज, बीच वाले जो x के वैल्यूज हों वहाँ y का कैसे वैल्यू इन नंबर से निकाला जाए, इसको इंटरपोलेशन कहते हैं। तो अगर मेरे को x पर पता है साइन, y पर पता है साइन, और हमें a और b के बीच, यानी a पर पता या x और y के बीच में कोई संख्या हो, वहाँ पे साइन पता करना हो, तो हम कैसे करें? ये इंटरपोलेशन का मामला है। ये भी एक तरीके से कैलकुलस का ही टेलर एक्सपेंशन, उसी से ये चीज़ें भी, इसके भी फार्मूलाज बनते हैं। ब्रह्मगुप्त ने इसके लिए एक्सप्रेशन बना करके दिया है, इसके लिए सूत्र बना करके दिया है। और ये जो मैं ये सूत्र जो दिखा रहा हूँ आपको, ये इस किताब से लिया गया है। बहुत प्यारी किताब है, ये PDF वर्जन मेरे पास है, इसको पढ़ा है मैंने। ये किताब का नाम है द क्रस्ट ऑफ द पीकॉक। द क्रस्ट ऑफ द पीकॉक नाम की ये किताब है, और ये प्रोफेसर साहब ने लिखी है, जॉर्ज जोसेफ साहब ने। नॉन यूरोपियन रूट्स ऑफ मैथमेटिक्स, यूरोप के बाहर इस्लामिक है और बाकी जो इजिप्ट हैं, बाकी जगह मैथमेटिक्स कहाँ कैसा विकसित हुआ है, उसका ये अध्याय है। और 10वां अध्याय, 9वां और 10वां अध्याय ये भारत को समर्पित है। तो उसमें से ये मैं मटेरियल आपको बता रहा हूँ। और इसको अगर इसमें इन्होंने इंटरपोलेशन के लिए, फिर वो तो सब श्लोक लिखते हैं, हमारी तरह कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशंस तो लिखते नहीं हैं, उन श्लोकों को हमें एक्सप्रेशन बना करके और समझना पड़ता है। तो ये उस ब्रह्मगुप्त के अध्याय का श्लोक है। ये है वो फार्मूला जो कि इंटरपोलेशन के लिए लिखा गया। और इसके अंदर में ये जो इक्वेशन लिया गया है, इसमें अगर आपको मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं, ये h के इंटरवल के ऊपर हमें साइन थीटा के मान उपलब्ध हैं। यानी थीटा पर है, फिर थीटा प्लस h पर है, फिर थीटा प्लस 2h पर है। ऐसे हमारी टेबल बनी हुई है, जैसे आर्यभट्ट की टेबल आपने देखी, 3 डिग्री 45 मिनट के इंटरवल पर लगातार बनी हुई है। और हमें उसके बीच में चाहिए, कहाँ पर चाहिए? तो थीटा प्लस डेल्टा थीटा पर चाहिए। थीटा प्लस h पे मेरे पास वैल्यू है और थीटा पर भी मेरे पास वैल्यू है। तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए ये समीकरण है। ये कैपिटल D जो आप देख रहे हैं, वो फिर वही डिफरेंस है, दोनों कंसेक्यूटिव साइन का डिफरेंस है। तो उसको जोड़ के, घटा के, गुना करके ऐसे करें। और मैं जब BSc में पढ़ता था, स्टैटिस्टिक्स मेरा विषय था, तो वहाँ हमें अभ्यास कराया गया था एक फार्मूला का, और वो फार्मूला का नाम था न्यूटन स्टार्लिंग फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। और वो फार्मूला ये नीचे लिखा हुआ है, और आप इस ऊपर वाले फार्मूला को और नीचे वाले फार्मूला को मिला लीजिए, एक एक अक्षर मिलता है, दोनों आइडेंटिकल हैं। तब न्यूटन स्टार्लिंग फार्मूला आगे भी बढ़ाया जा सकता है, और भी आगे के टर्म्स लिए जा सकते हैं अगर आप इस स्क्वायर के टर्म पर रोक लें उसको। और साधारणतः कैलकुलेशन करने में हम लोग यहीं पे रोका ही करते थे। तो ये फार्मूला और जो इस सूत्र का फार्मूला है, ये आइडेंटिकल फार्मूला है। ये भी एक प्रकार का टेलर एक्सपेंशन का प्रकार है। ये अब इन लोगों ने कैसे निकाला है वो भी उपलब्ध है। साधारणतः ज्योमेट्री से सारा काम हुआ है, भारत में जितना भी इस तरीके का काम हुआ है वो इसी से हुआ है। भास्कर 2 का ही ये सिद्धांत शिरोमणि है, और उसके अंदर में कई सारे उसके खंड हैं, लीलावती और ये सब बहुत सारे खंड हैं उसके। तो उसके अंदर में ये एक बड़ा सा सूत्र है कुछ, इसमें तीन चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ है कि जब ये करते हैं, भास्कर जब गणना करते हैं प्लैनेट्स के वेलोसिटीज़ की, जब गणना करते हैं तो टाइम इंटरवल कितना लेते हैं? तो टाइम इंटरवल लेते हैं कितना, वो यहाँ लिखा है 1/33,750 सेकेंड, है ना। तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको चाहिए तो डेल्टा t शुड टेंड टू 0 बट शुड नॉट बिकम 0, ऐसे ही कहते हैं ना। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको चाहिए तो इट इज़ डेल्टा x बाई डेल्टा t,
लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, बट डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये डेल्टा टी टेंस टू 0 ही है। ये 1/33,750 सेकेंड, इसको त्रुटि बोलते हैं वो, और इसके यूनिट्स में जा करके वो अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। तो इन्फिनिटिसिमल्स को यूज़ करना पड़ेगा अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज चाहिए, ये इसमें से निकल करके आता है। और ये दूसरा वाला जो पैराग्राफ है उसमें कुछ ऐसा है कि भास्कराचार्य ने कहीं पर ये लिखा है या इंडिकेट किया है अपने इसके अंदर में कि कोई चीज़ कहीं मैक्सिमम हो और या मिनिमम हो, तो वहाँ पर जो उसका डिफरेंस है, उसका रेट है बदलने का, वो 0 होता है, मैक्सिमम मिनिमम, याद है। और तीसरा तो उससे भी आगे बढ़ करके है, मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, वो भारी हो जाएगा। वो सेंटर ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ प्लैनेट शब्द यूज होता है, लेकिन वो है नहीं। वो क्या है कि अगर वो इलिप्स में चलता है तो कहीं पहुंचता है, अगर वो सर्किल में चल रहा होता यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो कहाँ पहुंचता, उसका जो डिफरेंस है उसको वो लोग बोलते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ प्लैनेट। और उसके ऊपर आधारित ये तीसरे पैराग्राफ की चीज़ है, और ये बताती है, इसमें से अगर मैं गणित निकालूं तो ये बताती है किसी चीज़ का मान यहाँ अगर 0 है, जैसे प्लैनेट जब इलिप्स में इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलता है तो जो मैक्सिमम जहाँ एपोजी पेरिजी जो कहते हैं, तो जहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस है और जहाँ मिनिमम डिस्टेंस है, वहाँ जाकर रेडियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अगर कोई चीज़ 2 जगह पे 0 होए तो कहीं ना कहीं बीच में उसका रेट जो चेंज का है वो 0 होगा। ये इस श्लोक में से निकल करके आता है। आप में से अगर किसी ने गणित की होगी, इंटर के बाद बीएससी मैथमेटिक्स किया होगा, तो आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा। इसको मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, रोलेस थ्योरम भी कहते हैं। अगर कोई फंक्शन यहाँ 0 है और यहाँ 0 है तो बीच में कहीं पर उसका डेरिवेटिव 0 होना जरूरी है। आखिर तो घूमेगा तभी तो वापस यहाँ 0 पे पहुंचेगा, तो घूमेगा तो कहीं ना कहीं तो ऊपर फ्लैट होगा ही होगा। ये जो मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस थ्योरम है, ये इस भास्कराचार्य के इसके अंदर में से निकल करके आ रहा है। तो हम क्यों नहीं इस बात से प्रसन्न हो कि हाँ, हमारे देश के गणितज्ञों ने कैलकुलस के बीज तो रोपे थे, आगे जो हुआ सो हुआ, मगर बीज तो रोपे गए थे। ये देखिए सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं स्फीयर का। अभी का जो हमारा ताज़ा तरीका है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें वो एक उसको इस तरह के स्ट्रिप्स में बांटते हैं। जो एक स्फीयर है, हेमिस्फीयर ले लीजिए, फिर दुगना कर दीजिएगा, उसको ऐसे स्ट्रिप्स में बांटते हैं और फिर कहते हैं कि ये 2 पाई r साइन थीटा इसकी परिधि हो गई, और विड्थ जो है सो r इंटू डी थीटा हो गया। वो गुना करके इन्फिनिटिसिमल एरिया लिखते हैं ऑफ दैट एन्युलर स्ट्रिप, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, थीटा गोइंग फ्रॉम 0 to π/2, और फट से निकल करके आ जाता है स्फीयर का सरफेस। ये इन्होंने 2 तरीके दे रखे हैं भास्कराचार्य के ग्रंथों में। ये एरिया निकालने के 2 तरीके दे रखे हैं। पहला तरीका तो बिल्कुल वही है जो हम आज करते हैं, बिल्कुल वही है जो आज करते हैं। वो कहते हैं कि आप एक लीजिए, वर्टिकल सर्किल लीजिए, उसको इतने भाग में बांटिए, इतने इतने इंटरवल में बांटिए, और ऐसा ऐसा सर्किल बनाइए, और इसका जो परिधि हो वो पी है, अगले वाले का जो परिधि है वो Pi+1 है, और उसका एरिया चाहिए। तो वो एरिया कैसे निकलेगा, ये एक समलंब चतुर्भुज हो गया, क्योंकि नीचे वाला थोड़ा बड़ा है सर्कल, ऊपर वाला थोड़ा सर्कल छोटा है, तो अगर खोल देंगे तो एक भुजा लंबी, एक भुजा छोटी। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया निकालने का सूत्र है, लंबी भुजा और पैरेलल छोटी भुजा को आप जोड़ करके आधा करें, और जो उसका हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, उससे आप गुना करें। एग्जैक्टली वही काम यहाँ करते हैं वो, एग्जैक्टली वही काम यहाँ करते हैं वो। समलंब चतुर्भुज के हिसाब से एरिया निकालते हैं, और जो आर डी थीटा है वो फिक्स्ड है, क्योंकि बराबर बराबर इंटरवल के ऊपर उन्होंने वो किया है, तो उसको बाहर निकाल करके इस आर साइन थीटा को जोड़ते हैं वो।
और चूँकि बहुत सारे भागों में बांटा है तो वो जोड़ जो है वो इंटीग्रेशन के ही बराबर निकल करके आता है, और वहाँ से फिर वो सूत्र स्थापित करते हैं कि जो सरफेस एरिया है ये परिधि, जो बड़ी वाली परिधि है इक्वेटोरियल सर्कल की जो परिधि है, और उसको डायमीटर से आप गुना कीजिए यानी 4πr² कीजिए, ये सूत्र वो निकाल करके लाते हैं। आप ये देखो कि जो मेथड है वो अपने इंटीग्रल कैलकुलस के कितना क्लोज है। जो काम हम करते हैं वही काम वहाँ हो रहा है। हम ठीक है इंटीग्रेशन के समय में हमारे नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी को टेंड करते हैं, उन्होंने इन्फिनिटी को टेंड नहीं करके एक बड़ी सी संख्या लेकर के और वहाँ से कैलकुलेशंस किए हैं, बट द मेथड इज आइडेंटिकल। और इसके अलावा अब इस पर मैं अब काम करूँगा, इसके अलावा इसी पुस्तक के अंदर में एक दूसरा तरीका भी इन्होंने दे रखा है, और दूसरे तरीके में कहते हैं कि आप इसको वर्टिकल्स, जैसे नारंगी की फांक होती है वैसे एरियाज लीजिए आप, जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं कि लैटिट्यूड बोलते हैं, जो उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से होकर के ऐसा ऐसा गुजरता है। तो ऐसी ऐसी लाइन बनाइए आप, ऊपर के ही हेमिस्फीयर पे काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी आप लाइन बनाइए, और वो जो एक एक फांक बन गई, एक एक फांक जो बन गई, ऊपर में तो बिंदु हो गया और फिर नीचे में थोड़ा फैलते हुए यहाँ तक आया, यहाँ थोड़ा चौड़ा हो गया, एक फांक बन गई, दूसरी फांक बन गई, तीसरी फांक बन गई, चौथी फांक बन गई, ऐसी फांकें बनाइए और एक फांक का एरिया कैलकुलेट कीजिए। उसके लिए उन्होंने तरीके दे रखे हैं कि कैसे कैलकुलेट करना। तरीके नहीं दे रखे, प्रूफ दे रखे, और वो एक एक जो यहाँ पे आप चौकोर देख रहे हैं, ऊपर बढ़ते जाइए और नीचे से शुरू करके ऊपर तक, तो एक फांक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर जितनी फांकें हैं उतने से गुना कर दीजिए, हर एक फांक का एक ही क्षेत्रफल है। वहाँ से भी उन्होंने निकाल करके दिखाया है कि जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो 4πr² होता है। ये दूसरा तरीका भास्कराचार्य ने इंटीग्रेशन का करके दे करके रखा है। आगे बढ़े, ये हैं हमारे मलयाली भाई लोग, और इनकी तुलना तो किनसे की जाए पता ही नहीं है। इनकी तुलना, इनकी जो विद्वत्ता है, इनकी जो समझ है, इनके जो ग्रास्प है, कॉम्पिटेंस है मैथमेटिक्स का, उसकी तुलना किससे की जाए, कोई तुलना नहीं मिलती है। रामानुजम से तो नीचे और किसी से तो तुलना हो ही नहीं सकती इन लोगों की। और इसका पता कैसे चला है कि ये जो महोदय हैं चार्ल्स एम विश, इनको कहीं केरल के अंदर में वो पत्तों पर, सूखे पत्तों पर लिखे हुए कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिले, और उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को जब उन्होंने ढंग से उसका अध्ययन किया तो पाया कि उसमें से बाकी सारे तो इसमें थे, इसमें संस्कृत में थे, लेकिन एक जो किताब नज़र आई वो मलयालम में लिखी हुई किताब थी। और कहते हैं कि इन अंग्रेज भाई साहब ने उसको जानने के लिए वहाँ पे मलयालम सीखी और वहाँ से उसको पढ़ा वहाँ के लोगों की सहायता से, और बाद में उन्होंने ये जो सोसाइटी है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, आजकल इसका नाम बदल गया है, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड अब नहीं है, ये अभी भी सोसाइटी जर्नल पब्लिश करती है ट्रांजैक्शंस ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के नाम से। यहाँ पे उन्होंने अपना उसका पब्लिश करने के लिए पेपर भेजा बेस्ड ऑन दैट मैन्युस्क्रिप्ट जो उनको मिले थे पत्तों के ऊपर, और उस मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल देखिए, उस पेपर जो पब्लिश हुआ है 1834 का पेपर है ये, और जो पब्लिश हुआ है पेपर उसका टाइटल देखिएगा, ऑन द हिंदू क्वाड्रेचर ऑफ द सर्कल एंड द इन्फिनिट सीरीज ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द सर्कमफरेंस टू द डायमीटर। ये सर्कमफरेंस और डायमीटर का प्रपोर्शन क्या होता है? पाई होता है ना। तो उसका जो उसके लिए इन्फिनिट सीरीज ऑफ द proportion of circumference to the diameter exhibited in the 4 शास्त्रास, और उन चारों के उन्होंने नाम लिखे हैं, तंत्र संग्रह, और ये युक्त भाषा जो नाम है वो मलयालम में है और बाकी तीनों जो है वो संस्कृत में है। और उन शास्त्रों के अंदर में क्या खजाना है वो भी बहुत जबरदस्त शोध का विषय है और लोग उस पर शोध कर रहे हैं, खुशी की बात है।
ये केरल के अंदर में एक नदी है, पूजा कहते हैं मलयाली भाषा में, नदी को पूजा कहते हैं। तो अभी जो नदी है उसका नाम है भारतपुजा, और उस समय में जो उसके लिटरेचर में मिलता है उसको नीला नदी कहते थे, नीला पूजा कहते थे, अब इसको भारतपुजा कहते हैं केरल के अंदर में। और उसके नदी के आसपास में कई सारे गांव हैं और बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, और उन्हीं गांवों और उन्हीं मंदिरों से जुड़े हुए ये हमारे गणितज्ञ लोग हैं, और बड़ी अच्छी गुरु शिष्य परंपरा है। और उन सारे मैन्युस्क्रिप्ट को देख के पता चलता है कि इनका जो मुखिया है जिसने ये पूरा सब कुछ शुरू किया है वो माधवन नाम है उसका, माधव माधव करके लिटरेचर में आता है, कहीं कहीं पे माधवन भी आता है, होना माधवन ही चाहिए, केरल का मामला है। तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, वो इसके मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर में है। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने अपने शिष्य तैयार किए हैं, और फिर शिष्य ने काम को आगे बढ़ाया है, फिर उसने अपने शिष्य तैयार किए हैं, उसने काम को आगे बढ़ाया है, इस तरीके से करके है। तो माधव जी का खुद का लिखा हुआ तो बहुत कम इसमें से समझ आता है, लेकिन उनके शिष्यों ने जो कुछ लिखा है अधिकांश माधव को ही समर्पित किया है। ये उनका निकाला हुआ है, ये उनका बताया हुआ है, ये उनका डिवाइस किया हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये न्यूटन और लिबनिज की तरह मेरा है का झगड़ा नहीं करके निकाला मैंने, मगर नाम दिया अपने गुरु का कि उन्होंने निकाला। ये भारत की परंपरा है, ये भारत की परंपरा है। वैमनस्य हमारे फिलॉसफी में कहीं है ही नहीं। रावण की भी पूजा करते हैं हम, रावण की भी हम आराधना करते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ उसका दहन करते हैं, नफरत के साथ उसका दहन नहीं करते हैं। वैमनस्य का कहीं कहीं भारतीय सभ्यता के अंदर में, भारतीय फिलॉसफी दर्शन के अंदर में वैमनस्य का कहीं स्थान नहीं है। और जो कुछ है वो मेरा कुछ नहीं है, मैंने भी कुछ किया है तो मैंने कुछ नहीं किया, वो ईश्वर ने किया है, मेरे गुरु ने किया है, मेरे माता पिता ने किया है। ये हमारी स्थापित परंपरा है। तो ये जो इसके अंदर में जो चीज़ें हैं उनको अगर आप थोड़ा थोड़ा उसकी चर्चा हम करें, ये है वो परंपरा। माधव हैं, परमेश्वर हैं, उनके शिष्य, फिर उनके नीलकंठ हैं, परमेश्वर हैं, ज्येष्ठ देवा है। ये जो ज्येष्ठ देवा हैं उन्होंने ये मलयालम वाली किताब लिखी है। युक्ति भाषा जो किताब है वो इनकी ज्येष्ठ देवा की लिखी हुई है, बाकी लोगों की किताबें जो है वो संस्कृत में है। और वो जो मलयालम की किताब है वो बड़े विस्तार पूर्वक हर चीज़ लिखी हुई है, समझने योग्य। और शायद इसीलिए मलयालम चुनी भी उन्होंने, क्योंकि वो मासेस को समझाना चाहते थे। तो केवल एक बहुत विद्वतापूर्ण, बहुत कॉम्पैक्ट ऐसा कुछ रिसर्च आर्टिकल की तरह नहीं लिख करके उन्होंने लोगों को समझ में आए, और इसीलिए लोगों की भाषा में उसको लिखा है। तो उसका जब अनुवाद पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें बहुत साफ साफ समझ में अपने को आती हैं। ये है युक्ति भाषा। ये जो मलयालम में आप शब्द देख रहे हैं ये युक्ति भाषा लिखा हुआ ये शब्द है। और इसमें अगर मैं देखूं ये बड़ा टच स्क्रीन की तरह चलता है। ओके, ये एक बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, आप मत पढ़िएगा इसको, लेकिन इस पैराग्राफ में क्या लिखा है वो मैं आपको आगे बताता हूं। और ये जो पैराग्राफ मैंने लिया है वो क्रस्ट ऑफ पीकॉक जो किताब आपको दिखाई थी, कवर पेज दिखाया था, वो वहां से लिया हुआ है। इसमें वृत्त की परिधि के लिए सूत्र निकाला गया है, और सूत्र निकालने की जो विधि है वो महत्वपूर्ण है। वृत्त की परिधि बहुत जमाने से पता थी, लेकिन उस परिधि को निकालने की जो विधि है उसको देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो वृत्त के अंदर में एक चतुर्भुज से शुरू करते हैं, और उस चतुर्भुज की जो परिधि होती है 4 गुना भुजा की लंबाई, उसका इस्तेमाल करते हैं, और एक ऐसा मेथड डेवलप करते हैं। आपने मेथड ऑफ इंडक्शन से हम लोग क्या निकालते हैं, 12वीं 11वीं 12वीं क्लास में कुछ निकालते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन से अलजेब्रा में। उन्होंने ऐसी विधि निकाली है कि अगर n भुजाओं का पॉलीगॉन सर्किल के अंदर में हो
और अगर उसकी परिधि मुझे मालूम हो, उसके लिए एक्सप्रेशन मुझे मालूम हो, तो हम वहाँ से n+1 भुजा के पॉलीगॉन जो उसी सर्कल के अंदर में फिट होता है उसकी परिधि निकाल सकते हैं। तो चतुर्भुज का तो पता ही है, तो चतुर्भुज से अष्टभुज 8 भुजा वाला, और 8 भुजा वाला पता चल गया तो 16 भुजा वाला, और 16 भुजा वाला पता चल गया तो 32 भुजा वाला। इस तरह से हम एक्सप्रेशंस को रिफाइन करते जा सकते हैं, और जितनी भुजाएं बढ़ती जाएंगी इस पॉलीगन का जो परिधि है, पैरामीटर है, वो सर्कल के परिधि के बराबर होता चला जाएगा। इस विधि का उपयोग करके उन्होंने इस सर्कल की परिधि निकाली है। कितना सारा चीज़ें हैं देखिए इसके अंदर में। एक लिमिट का अंदाज़ा है कि नहीं इसमें, लिमिट की खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है, n गोइंग टू इन्फिनिटी क्या होना चाहिए दैट पॉलीगॉन रिड्यूसेस टू ए सर्कल, ये लिमिट की खुशबू आ रही है नहीं आ रही है। मेथड ऑफ इंडक्शन शायद पहली बार भारतीय गणित के इतिहास में और विश्व के गणित के इतिहास में शायद पहली बार यहाँ इस्तेमाल हुआ है कि हम k से k+1 वाले स्टेटमेंट पे जा रहे हैं। ये इतना सब कुछ करके और उन्होंने इसका एक्सप्रेशन निकाला है, और जो बड़ा सा लंबा सा पैराग्राफ था उसका सार संक्षेप यही है। ये चित्र हमारे बनाए हुए हैं, युक्ति भाषा में से लिए हुए नहीं है। ये इन्फिनिट सीरीज हैं, इसको न्यूटन की साइन सीरीज कहा जाता है और न्यूटन की कोसाइन सीरीज कहा जाता है। और अगर देखेंगे ये नीलकंठ है, उस जो गुरु शिष्य परंपरा आपको दिखाई थी उसमें एक नीलकंठ सोमाया जी नाम आया था, उनकी लिखी हुई किताब में से ये पैराग्राफ है। और इसमें जो पद्धति बताई है कि ऐसे आप चाप लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इससे भाग लगाइए और ऐसे जोड़िए और ऐसे घटाइए, उसको जब आप करते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ निकल करके आती है। वो पैराग्राफ को केवल लिखा है मैंने अपने यूजुअल सामान्य भाषा के अंदर में, ये निकल करके आता है। और a/r को आप थीटा रख दीजिए तो आपको वो सीरीज मिलती है जिसको हम लोग न्यूटन की साइन सीरीज कहते हैं। और ये सारे जो केरल के महारथी लोग हैं, ये 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी के बीच का मामला है सारा। तो न्यूटन का जन्म उस समय नहीं हुआ था, लिबनिज का भी जन्म उस समय नहीं हुआ था, लेकिन न्यूटन की सीरीज न्यूटन के जन्म के पहले ही जन्म ले चुकी थी। न्यूटन की सीरीज जो है वो न्यूटन के जन्म से पहले ही जन्म ले चुकी थी, और यहां है वो बच्चा। इसी प्रकार से ये दूसरा पैराग्राफ है उसी किताब के अंदर में, और उस पैराग्राफ को अगर आप उसी तरह से डिकोड कीजिए तो वो ऐसा निकल करके आता है। अपने भारत के गणित में ये 1 - cos थीटा, इसको एक बड़ी अच्छी संख्या अलग से उसका एक महत्व दिया गया है। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा पर बहुत सारा काम है, तो उसी प्रकार से इसको कॉस थीटा पर उतना काम वैसे नहीं है, 1 - cos थीटा के ऊपर बहुत सारा काम है। तो ये 1 - cos थीटा का एक्सप्रेशन निकालने का वो पैराग्राफ है, उससे आप 1 - cos थीटा का एक्सप्रेशन लिख लें और उससे आप cos थीटा का एक्सप्रेशन निकलें, तो आपको न्यूटन का जो दूसरा बच्चा है वो भी प्राप्त हो जाएगा, कोसाइन सीरीज। युक्ति भाषा के अंदर में एक ये सीरीज डिराइव करके दिखाई गई है, ज्योमेट्री के द्वारा डिराइव करके ये सीरीज दिखाई गई है। और इस सीरीज के अंदर में ये C जो लिखा है वो पेरीमीटर के लिए है, D जो है वो डायामीटर के लिए है, और आप D से भाग लगा दें, 4D से भाग लगा दें, तब जो बन जाता है वो हमारी जानी पहचानी ग्रेगरी सीरीज, लिबनिज सीरीज कहलाती है, π/4। ग्रेगरी सीरीज जो है वो थीटा tan इनवर्स इसके लिए है, ये उसी में आप उसको वैल्यू रख देते हैं तो ये लिबनिज सीरीज कहलाती है। लिबनिज के जन्म के पहले ही लिबनिज की सीरीज का जन्म युक्ति भाषा में ज्येष्ठ देवा ने करा दिया था। ये है ग्रेगरीज सीरीज, और इस ग्रेगरीज सीरीज के लिए भी ये लंबा चौड़ा पैराग्राफ आप देख रहे हैं, और इस पैराग्राफ को अगर आप डिकोड करेंगे तो ये बनेगा। और ये पैराग्राफ
कैसे आया है उसका भी इस युक्ति भाषा के अंदर में पूरा पूरा वर्णन है। अभय हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, ये जो सीरीज ग्रिगरी सीरीज है अभय हम लोग कैसे डिराइव करते हैं वो थोड़ा अगर आप याद करें तो देखिए कहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। हमें ये tan इनवर्स थीटा का एक एक्सपेंशन चाहिए होता है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं t बराबर tan थीटा, फिर dt बटा d थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, फिर d थीटा बटा dt बराबर इतना, फिर उसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, टर्म बाय टर्म उनको इंटीग्रेट करते हैं और तब हमको ये सीरीज निकल करके आती है। इतना सारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। जो इन्होंने किया है जस्ट देवा ने, उन्होंने भी यही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे प्रकार से किया है और करके इस ग्रिगरी सीरीज को उन्होंने भी प्राप्त किया है। उनका जो ये सारे सिंबल फॉन्ट के अंदर में चीज़ें लिखी हुई हैं, अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने ये ज्योमेट्री बनाई है, ये एक यूनिट रेडियस का सर्कल, क्वार्टर सर्कल खींचा हुआ है और उसमें उन्होंने थीटा और थीटा प्लस डी थीटा एक टेंजेंट आप देख रहे हैं। तो अगर आप किसी पॉइंट P को लेकर के APO इस ट्रायंगल को देखिएगा तो AP जो है वो tan थीटा होगा और जो आर्क है करस्पॉन्डिंग A से DN तक का वो थीटा होगा, यूनिट रेडियस अगर है तो। ऐसे tan थीटा और थीटा को रिलेट किया है उन्होंने और थीटा को tan थीटा के टर्म्स में अलग अलग करके जोड़ करके उन्होंने निकाला है। मैं इसमें से जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि वो कैलकुलेशंस करते जाते हैं और इस प्रकार का जो आयत चाप है DN से DN+1 के बीच का जो चाप है और करस्पॉन्डिंगली AB स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो सरल रेखा का जो खंड है उसको रिलेट करने के लिए भी एक सीरीज एक्सपेंशन करना पड़ता है और वो ऐसा सीरीज एक्सपेंशन होता है। और उसके बाद हर एक आई के लिए हमें उसको जोड़ करके तब पूरा डी थीटा निकालना है, ऐसा करते हैं उसके अंदर में। और वो करने के सिलसिले में जो निकल करके चीज़ आती है वो ये आती है, उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो बाईं तरफ आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में बाईं तरफ, इसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ये एक 1 to n की सीरीज है, n गोइंग टू इन्फिनिटी है लिमिट, और ऊपर में पावर k है। तो k अगर 1 ले ले हम, तो आप इसको ज़रा देख लीजिए, ये आपके बहुत ही जानी पहचानी सीरीज बन जाएगी ये। अगर आप k को 1 ले ले, जस्ट समेशन ओवर i गोइंग फ्रॉम 1 to n, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू n, कितना होता है? 1 से 100 तक के सभी इंटीजर्स जोड़ दें तो कितना होता है? जानते ना, होता है ना, 100 को 101 से गुना करो, 2 से भाग लगा दो, n × n + 1/2। अगर k बराबर 2 लेंगे तो ये सारे स्क्वायर्स हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। उसका भी याद होगा बहुत सारे लोगों को। हाँ, n × n + 1 तो 3 का भी याद होगा, 1³ + 2³ + 3³ याद होगा। 4 का याद है क्या? पढ़ाई नहीं था तो याद कैसे होगा? मैंने भी नहीं पढ़ा था। 3 तक है पढ़ाते हैं, 1 + 2 + 3 की सीरीज पढ़ाते हैं n तक, 1² + 2² + 3² पढ़ाते हैं n तक, 1³ + 2³ + 3³ वाली सीरीज पढ़ाते हैं n³ तक, उसके बाद नहीं पढ़ाते हैं। और ये तीनों सीरीज के जो एक्सप्रेशंस हैं वो आर्यभट्ट के समय से भारत में मालूम हैं। हम अपनी परंपरा वहां से चला रहे हैं। आर्यभट्ट ने 3 ही सीरीज निकाली थी इस प्रकार की, आज तक स्कूलों में वही 3 सीरीज पढ़ाई जा रही हैं, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर में। वहां से हमारी परंपरा चल रही है। मगर जो यहां जरूरत है, जो यहां जरूरत है, वो हर के लिए जरूरत है। 3, 4, 5, 6 सबके लिए जरूरत है, सबको करके जोड़ना पड़ेगा। वो थीटा के है और उस थीटा के को फिर जोड़ेंगे, इन्फिनिट टर्म्स उसमें जोड़ेंगे, तब जाकर के हमें उसका थीटा का एक्सप्रेशन tan थीटा में निकलेगा। और इसको करने के लिए जस्ट देवा ने एक अद्भुत काम किया है और वो करके वो निकाल करके लाते हैं कि दैट सम विल बी 1/k + 1।
and it is equivalent to x to the power n या x to the power k integrated gives you x to the power k plus 1 divided by k plus 1. इस इंटीग्रेशन के अलावा आज की तारीख में हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं. वही एक्सप्रेशन जो है x टू द पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, वो अपने उस सारे ज्योमेट्रिकल आर्ग्यूमेंट्स करके और वो करके लाते हैं, वो उसका इंटीग्रेशन भी वहाँ पर करते हैं और वहाँ से बनती है वो सीरीज, ग्रेगरी सीरीज जिसको हम कहते हैं. ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बताई हैं. 1 घंटे का समय अपने पास में था. तो सीड्स तो प्लांट किए गए थे, बीज प्लांट्स तो किए गए थे, लेकिन वो वट वृक्ष नहीं बन पाया. कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं. एक तो ये कारण हो सकता है न्यूटन और लिबनिज के कैलकुलस को जो ख्याति मिली और मानवता को उसके कारण से जो लाभ मिला, वो हमारे आर्यभट्ट, भास्कर, ज्येष्ठ देवा के कैलकुलस से नहीं मिल पाया. शायद इसलिए कि हमारी सारी गणित जो है उस समय की, वो हमारे ग्रहों के ऊपर सीमित थी. ये साइन का टेबल क्यों निकाला, ये डिफरेंस टेबल क्यों निकाला, ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्यों निकाला, ये पाई का एक्यूरेट वैल्यू क्यों निकाला, उसके लिए सीरीज क्यों एक्सपैंड की? क्योंकि उनको चाहिए था ग्रहों की गति. हर चीज केंद्रित है ग्रहों की गति पर. एस्ट्रोफिजिक्स हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग था, लेकिन फिर एस्ट्रोफिजिक्स के बाद जो और बाकी जगहों पर हमें गणित की ज़रूरत थी, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए. और सारा कैलकुलस जो कि बहुत अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता था, वो केवल सीमित रह गया कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के पास में, जिससे वो ग्रहों की गतियों का ठीक ठीक गणना कर सकते थे. जबकि न्यूटन लिबनिज का जो कैलकुलस आया है, उसने आते ही अनेक क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उसका विस्तार, उसके कारण से उसका उपयोग हो सकता था, वहाँ वहाँ उसका विस्तार हुआ और बहुत तेज़ी के साथ में ये काम आगे बढ़ा. दूसरा, ये जो कैलकुलस की बहुत समृद्ध परंपरा विकसित हो रही थी हमारे मलयाली भाइयों के द्वारा, वो 300 वर्षों तक ही चली. 300 वर्षों के बाद ब्रेक हो गया वो, क्योंकि फिर राजनीतिक परिस्थितियां भारत की शायद बहुत बिगड़ गईं और उन परिस्थितियों के अंदर में ये होना शायद संभव नहीं था, तो वो मामला वहाँ पर रुक गया. एक दूसरा बड़ा शोध चल रहा है कि 1600 ईस्वी आते आते तक इस केरल के साथ में और यूरोप का और आदान प्रदान का, कम्युनिकेशन का संबंध काफ़ी कुछ स्थापित हो चुका था. जो क्रिश्चियन मिशनरीज थीं, ये थीं जिनके कारण से कि एक तरफ से दूसरी तरफ का चीज़ें आना जाना ये चालू हो चुका था. तो बहुत सारा जो केरल का लिटरेचर है मैथमेटिक्स का, वो शायद यहाँ से यूरोप तो नहीं चला गया, और कहीं वहाँ पर ये जो हवा में उड़ करके बीज हमारे कहीं गिर जाते हैं दूसरे के खेतों में और वहाँ पर वृक्ष पनप जाते हैं, ये न्यूटन और लिबनिज का जो कैलकुलस है वो उन बीजों का परिणाम तो नहीं है. इस पर भी काफ़ी लोग शोध कर रहे हैं. ये भी एक शोध का विषय है और काफ़ी लोग इस पर भी शोध कर रहे हैं. तो ये है अपना परिदृश्य. भारत और कैलकुलस का जो परिदृश्य है वो इस प्रकार का है. और हमारा टॉक जो है यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, ये दी एंड नहीं होगा, ये दी बिगनिंग होगा, क्योंकि हमें बहुत सारे नए बीज बोने होंगे. हम बहुत सारे नए बीज बोएंगे और केवल बीज बो करके उनको पौधा बना करके संतोष नहीं करेंगे. हम उनको बड़े वृक्ष तक उसका लालन पालन पोषण करेंगे, उसको वट वृक्ष बनाएंगे हम. ये इसकी आज ये शुरुआत है यहाँ पर. धन्यवाद.